छायाणं नमो लोये सर्वशान्तिं एषो पंच नमोकारो सर्वभावपणाश्नो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में हमने सत्ता किस किस प्रकृति की कहाँ तक सत्ता अप्रोक्सीमेट हमने देखी थी। तो लगभग मैक्सिमम प्रकृतियों की सत्ता 1 से 11 गुण स्थान तक रहती है। अनंतानुबंधी चतुष्क की जो सत्ता होती है, ये हम आयुष्य कर्म के अलावा बात कर रहे हैं। आयुष्य कर्म के अलावा की बात कर रहे हैं कि जनरली सभी प्रकृतियों की सत्ता 1 से 11 तक रहती है। अनंतानुबंधी चतुष्क की सत्ता कंपलसरी श्रेणी में नहीं रहती है 8 से 11 गुण स्थानों में, मतलब लास्ट तक शपक श्रेणियों या उपशमक श्रेणियों। तो इसीलिए इसमें सिर्फ हमने सत्ता 1 से 7 तक बताई थी। और उसके अलावा जो भी प्रकृतियां हैं, जैसे सम्यक वेदनी है, तो सम्यक वेदनी की, ठीक है, ये मोहिनी कर्म की सत्ता का कल हमने क्रम देखा था। उसके बाद फिर सीधे हम बात करते हैं 9th गुण स्थान में। तो 9th गुण स्थान में 16 प्रकृतियों का क्षय होता है, जिसमें 13 नाम कर्म की होती है, 3 स्त्यानर्धित्रिक की होती है। उसके बाद फिर मोहिनी कर्म का 9th गुण स्थान में क्रम से जाता है। मध्यम 8 कषाय जाते हैं, नपुंसक वेद जाता है, स्त्री वेद जाता है, पुरुष वेद जाता है, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, और फिर 10th गुण स्थान में लोभ का क्षय होता है। फिर 12th गुण स्थान में अनुदयमान प्रकृति स्त्रीबुक संक्रमण होता है निद्रा द्विक का द्विचरम समय में। और लास्ट में होता है चरम समय में, मतलब चरम समय तक सत्ता रहती है ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय की। दर्शनावर्णी 4 और अंतराय। उसके बाद फिर सत्ता कहाँ तक और कौन कौन सी प्रकृति की रहती है, तो फिर हम डायरेक्ट बात करते हैं 14 के द्विचरम समय तक 72 प्रकृतियों की सत्ता होती है, जिनका स्त्रीबुक संक्रमण होता है क्योंकि वो अनुदयमान प्रकृति है। और चरम समय तक रहती है 13 प्रकृतियों की सत्ता, 13 या फिर 12, अगर ज्ञानावर्णी सॉरी तीर्थंकर नाम कर्म बांधा हुआ है तो वो ठीक है, नहीं तो नहीं होगी, 13 प्रकृति की सत्ता होगी। तो ये हमने, मतलब बांधा हुआ है तो 13, नहीं है तो 12, ऐसा हमने एक शॉर्ट में देखा था। अब आज हम एक बार सारी प्रकृतियों का क्रम से देख लेते हैं। उसमें हमने देखा था कि प्रकृति के सत्ता योग्य गुण स्थान कोई भी होते हैं, तो उन सत्ता योग्य गुण स्थानों में ये प्रकृति है, ये सत्ता योग्य गुण स्थान है, सत्ता योग्य। और उन सत्ता योगी गुण स्थानों में कुछ गुण स्थानों में तो उस प्रकृति की सत्ता की नियमा होगी, और कुछ गुण स्थानों में उस प्रकृति की सत्ता की भजना होगी। नियमा मतलब कंपलसरी होगी ही सत्ता, ठीक है, और भजना मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसमें कंपलसरी होगी। और फिर सत्ता के अयोग्य गुण स्थान, तो सत्ता के अयोग्य गुण स्थान कौन से होते हैं, तो सत्ता के अयोग्य गुण स्थान वो ही होते हैं जो सत्ता के योग्य नहीं होते, उनको हम बोलते हैं सत्ता के अयोग्य गुण स्थान। ठीक है, तो अब एक बार क्रम से हम प्रकृतियों को देखते जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनंतानुबंधी चतुष्क की। अनंतानुबंधी चतुष्क की सत्ता योग्य गुण स्थान कितने हैं, तो बताया श्रेणी में इसकी सत्ता अलाउड नहीं है, मतलब 7 गुण स्थान तक इसकी सत्ता हो सकती है। अब पहले में, दूसरे में, तीसरे में अलग अलग गुण स्थानों को अगर हम खोलें, तो पहले और दूसरे में इसका बंध कंपलसरी होता ही होता है। जैसे ही जीव ऊपर के गुण स्थानों से दूसरे गुण स्थान में आया या फिर पहले गुण स्थान में आया, तो जीव कंपलसरी फर्स्ट समय में ही अनंतानुबंधी चतुष्क का बंध स्टार्ट कर देता है। अब उसके ऑलरेडी सत्ता में है तो वो बंध करता है, अगर वो सत्ता में नहीं भी है तो भी वो फिर से बंध करने लगता है, जिस वजह से उसकी सत्ता क्रिएट हो जाती है। तो पहले और दूसरे में तो उसकी सत्ता की नियमा होती है, लेकिन तीसरे गुण स्थान में, जैसे द्वितीयोपशम का हमने बोला, द्वितीयोपशम सम्यक जीव अगर तीसरे में गया, उसके पास सत्ता नहीं थी और तीसरे में बंद होता नहीं है, तो सत्ता क्रिएट भी नहीं हुई। चौथे, पांचवे, छठे में शायिक सम्यक जीव भी होता है, द्वितीयोपशम भी होते हैं जिनके पास सत्ता नहीं होती, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। इन गुण स्थानों की हमने बात करी। अब अयोग्य गुण स्थान कौन से होंगे, तो अयोग्य होंगे 8 से 14, जिसमें इसकी सत्ता नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमने बात करी।
अब बात करते हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट बात करी हमने आयुष्य कर्म की। आयुष्य कर्म एक बार हमने कल बात तो कर ली थी, फिर भी उसको साइड में रखते हैं। आयुष्य कर्म के अलावा हम दूसरी प्रकृतियों को देख लेते हैं, क्योंकि इसको आयुष्य समझ कर्म क्या हुआ। आयुष क्रम थोड़ा कम समझ में आया, बाकी तो हाँ, फिर आया। एक बार आयुष्य कर्म को साइड में रखें, क्योंकि आयुष्य कर्म की सत्ता हमेशा नहीं रहती ना हमारे पास। बाकी जो दूसरी प्रकृतियां हैं उनकी अनादिकाल से अगर हमारे पास सत्ता है, एक बार पांच प्रकृति को छोड़ के, तीर्थंकर और ये आहारक चतुष्क, ये पांच प्रकृति को छोड़ के, और सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की भी सत्ता हमेशा से नहीं होती, त्रिपुंज के बाद उनकी सत्ता क्रिएट होती है। तो इसको एक बार हम साइड में लेके जनरल बात करें तो अनादिकाल से प्रकृतियों की सत्ता जो है, प्रकृतियों की सत्ता अनादिकाल से एक टाइम पे उसका सत्ता क्षय हुआ, और इस प्रकृति के अलावा जो भी उद्वलना वाली प्रकृति होती है, इसकी भी संयोजना होती है, और बाकी कुछ प्रकृतियों की हमने उद्वलना देखी। तो ऐसी विसंयोजना वाली या फिर उद्वलना वाली प्रकृतियों के अलावा बाकी प्रकृतियों का जब सत्ता क्षय होता है, उसके बाद फिर से उनकी सत्ता क्रिएट नहीं होगी। तो इस प्रकार से अभी हम उन कॉमन प्रकृतियों की बात कर लेते हैं, लेकिन आयुष्य कर्म में सत्ता होना नहीं होना, होना नहीं होना चलता रहता है। आयुष्य बांधी है तो सत्ता क्रिएट हो जाएगी, आयुष्य को भोग लिया सत्ता खत्म हो गई। ठीक है, अभी एक बार आयुष्य को साइड में रख के आगे की प्रकृतियां देख लेते हैं, फिर आयुष्य को हम एक साथ में ले लेंगे बाद में। अब बात करते हैं सम्यक वेदनी की। ठीक है, सम्यक वेदनी, सम्यक वेदनी जो कर्म है, सम्यक वेदनी की सत्ता, अभी सत्ता योगी गुण स्थान, सम्यक वेदनी की सत्ता पहले गुण स्थान में हो सकती है क्या, अपने उपयोग से बताना। ठीक है, हम एक एक गुण स्थान निकाल लेते हैं। पहले गुण स्थान में हो सकती है, नहीं। नहीं, सत्ता का क्या प्रॉब्लम है पहले गुण स्थान में, सम्यक क्यों वेदनी का नहीं हो उदय नहीं सकती? होगा। हो सकती है ना दीदी। उदय नहीं होगा, सत्ता तो हो ही सकती है। हाँ, सत्ता आपने बोला था सब में रह सकती है। सब में रह सकती है वाली बात नहीं है, सब में नहीं रहती, ऐसे तो फिर मैं सत्ता योगी 114 ही लिख दूंगी, सब नहीं में नहीं नहीं होती। नहीं 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 नहीं। हाँ, बोलने मतलब बोलने में ना थोड़ा सा वही हो रहता है, अगर हम हाँ, सब में बोल मिथ्या देंगे तो मिथ्या। सारे गुण स्थान हो जाएंगे। हाँ हाँ। सम्यक वेदनी की सत्ता देखो, प्रैक्टिकल सोचना, कोई एक जीव है वो फर्स्ट गुण स्थान में है, मिथ्या दृष्टि। मान लो वो क्षयोपशमिक सम्यक्त्वी जीव था, क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व में आ गया। तो क्या दिक्कत है, अभी तक उसके सम्यक वेदनी का उदय चल रहा था, अब उसका उदय रुक के मिथ्यात्व वेदनी का उदय हो गया, लेकिन सत्ता में तो है। सत्ता में कब तक रहती है, पल का असंख्यतम भाग तक। हमने देखा ना कि मिथ्यात्व में जैसे ही आता है जीव, मिथ्यात्व गुण स्थान में, फर्स्ट गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, अंतर्मुहूर्त बाद वो उद्वलना स्टार्ट करता है, लेकिन तब तक उसकी पहले भी सत्ता थी, उस अंतर्मुहूर्त में भी सत्ता होती है, और जब तक उद्वलना संक्रमण चलता है तब तक भी उसकी सत्ता होती है। जब पल का संकेतम भाग काल व्यतीत होता है उसके बाद उसकी सत्ता खत्म होती है, और इस बीच अगर वो फर्स्ट गुण स्थान को छोड़ के फिर से ऊपर चढ़ गया तो सत्ता खत्म ही नहीं हुई। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट गुण स्थान में इसकी सत्ता होती है, सत्ता योगी गुण स्थान है। अभी सिर्फ सत्ता योगी की बात कर रहे हैं, नियमा भजना की बात नहीं कर रहे। सत्ता योगी गुण स्थान है। सेकंड गुण स्थान में होती है क्या सत्ता, सेकंड गुण स्थान यस। आता किसका है, सेकंड गुण स्थान होता है औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव, सेकंड गुण स्थान में आता है। तो औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव या तो प्रथमोपशम होगा या फिर द्वितीयोपशम होगा। प्रथमोपशम में भी ऑलरेडी त्रिपुंज कर लिया, सम्यक वेदनी की सत्ता रहती है। ठीक है, और द्वितीय उपशम की बात करें तो द्वितीय उपशम में सम्यक वेदनी का क्या होता है, उपशम की अवस्था होती है। D3 के प्रकृतियों को हम उपशम करते हैं दोनों ही केस में, तो दोनों को उपशम कर रहे हैं। उपशम करने का क्या अर्थ हुआ, उपशम मतलब उदय नहीं है लेकिन सत्ता है, है। इसको ही हम उपशम बोलते हैं। तो दोनों प्रकृति औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के, ये दोनों केस में, प्रथमोपशम हो या द्वितीयोपशम हो, दोनों में इस प्रकृति का उपशम रहता है। इसके साथ साथ सम्यक मिथ्यात्व की भी अगर हम बात करें तो सम्यक मिथ्यात्व की भी सत्ता रहती है पहले दूसरे गुण स्थान में। ठीक है, अभी उसकी बात हम अलग से करते हैं। ठीक है, ये हुई, अब इसीलिए बताया सेकंड गुण स्थान भी सत्ता योगी गुण स्थान है। फिर थर्ड गुण स्थान की बात करते हैं। थर्ड गुण स्थान में आने वाला जीव, ये थर्ड गुण स्थान में कोई जीव आया है, वो कहाँ से आया, मान लो वो फोर्थ गुण स्थान से आया था या फिर वो फर्स्ट से आया था। फर्स्ट वाले में भी सम्यक वेदनी की सत्ता है, स्टॉक में पीएबी नहीं हुआ अभी व्यतीत उसका, और सत्ता थी पीए, ऑफ कोर्स ये वो ही जीव होगा सम्यक वेदनी का उदय हो सकता है। मतलब ये समझना कि फर्स्ट से आ रहा है तो उसका पीएबी काल से कम ही हुआ है अभी मिथ्यात्व वेदनी में। ये समझ आया मैंने क्यों बोला।
जिनको समझ नहीं आया वो बताना कि दीदी समझ नहीं आया। नहीं आया समझ में। नहीं आया, देखो मैंने क्या कहा। फर्स्ट गुण स्थान है, फर्स्ट गुण स्थान से कोई जीव थर्ड गुण स्थान में अगर जा रहा है तो वो ऐसा ही जीव होगा जो फर्स्ट गुण स्थान में मिथ्यात्व में रहे हुए पल का असंख्यतम भाग से कम काल हुआ है अभी। क्योंकि अगर पल का असंख्यतम भाग काल व्यतीत हो गया होता तो वो सम्यक वेदनी की, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की उद्वलना कर देता। अगर उद्वलना कर देता तो थर्ड गुण स्थान में नहीं जाता। इसीलिए थर्ड गुण स्थान में अगर वो जा रहा है मतलब उसके पास सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता है, मतलब उसको पल का संख्यतम भाग काल अभी व्यतीत नहीं हुआ है, उससे पहले का ही काल है, तो सम्यक वेदनी की सत्ता, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता है, तभी तो वो थर्ड गुण स्थान में जा रहा है। तो फर्स्ट ठीक से है। भी किसकी बात करी हमने, सम्यक वेदनी की। हाँ, तो सम्यक वेदनी की सत्ता है तो थर्ड गुण स्थान में मतलब सत्ता योगी गुण स्थान पॉसिबल है। और ऊपर से तो हम देख ही सकते हैं कि ऊपर अगर क्षयोपशमिक सम्यक्त्वी है वो थर्ड गुण स्थान में गया। ऊपर से कहाँ से आ सकता है, 4 5 6 7 से आ सकता है, 4 5 6 से, 7 से नहीं सॉरी, 4 5 6 से आ सकता है थर्ड गुण स्थान में। तीनों के पास सम्यक वेदनी की सत्ता हो सकती है, थर्ड गुण स्थान में आ गए, क्या दिक्कत है। ये भी सत्ता योगी गुण स्थान है। चौथे गुण स्थान में तो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि की तो सत्ता भी होती है और उदय भी रहता है। द्वितीयोपशम में सत्ता रहती है पर उदय नहीं होता। प्रथमोपशम वाला भी यही केस है। फिफ्थ गुण स्थान भी यही है, सिक्स्थ ये भी यही है, सेवंथ भी यही है। एट्थ गुण स्थान में सम्यक वेदनी की सत्ता होती है क्या? नहीं, नहीं सत्ता तो हो सकती है। अगर द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी जीव है तो D3 हम्म। का क्या होगा, उपशम होगा, मतलब हाँ सत्ता है। उपशम। हाँ उपशम। तो 8 से 11 उपशम सेमेट्री तो ठीक है, लेकिन उपशम श्रेणी की बात कर रहे हैं। उपशम श्रेणी वाले जीव के 8 से 11 में सम्यक वेदनी की सत्ता हो ही सकती है, बाधा नहीं है। तो इसीलिए इसके सत्ता योग्य गुणस्थान क्या हो गए, 1 से 11। मैक्सिमम प्रकृति में हम देखेंगे 1 से 11 हम ले सकते हैं। जिस भी प्रकृति के सत्ता के साथ द्वितीय उपशम का आरोहण, उसका उपशम श्रेणी का आरोहण हो सकता है, वो पूरी प्रकृति 1 से 11 तक सत्ता योगी गुणस्थान है। अब हम नियमाभजना की बात करते हैं तो इसमें हम खोल लेंगे। पहले गुण स्थान में सम्यक वेदनी की सत्ता होना कंपलसरी है क्या? अनादिकाल से अभव सिद्धिक जीव भी, और भव सिद्धिक जीव भी अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि की सत्ता वाले थे जिन्होंने त्रिपुंज नहीं किया था। सम्यक वेदनी की सत्ता ही क्रिएट नहीं हुई थी। तो क्या पहले गुण स्थान में उसकी कंपलसरी नियमा है क्या? नहीं। नहीं तो नहीं। क्या है, भजना है। भज- ठीक है। सेकेंड गुण स्थान में, सेकेंड में कोई आया, सेकेंड में कौन आता है, सेकेंड में आता है औपशमिक सम्यक्त्वी। औपशमिक सम्यक्त्वी की सम्यक वेदनी की सत्ता कंपलसरी होती है, हाँ होती है, क्योंकि उसमें उसका उपशम होता है, क्षय नहीं होता औपशमिक सम्यक्त्व में सम्यक वेदनी का। इसीलिए सेकेंड में कंपलसरी होगी होगी। अब थर्ड गुण स्थान है, थर्ड गुण स्थान में कोई जीव आ रहा है तो थर्ड गुण स्थान है सम्यक मिथ्यात्व का। तो जिस जीव में सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता है और वो उदय में भी आई है, उस जीव में कंपलसरी सम्यक वेदनी की सत्ता तो होगी ही होगी, क्योंकि वो सम्यक वेदनी की सत्ता से रहित होता। मान लो जैसे हम बोलते हैं कि 24 के बाद वो जीव 20 नहीं, एक मिनट, उद्वलना है ना, तो उद्वलना की बात करें तो 28 से 27 प्राकृतिक 24। बना। कब बना वो, जब उसने सम्यक वेदनी की क्या कर दी, उद्वलना कर दी। और उसके बाद फिर वो बना 26 प्राकृतिक, जब उसने सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की भी क्या कर दी, उद्वलना कर दी। लेकिन ये जब सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, यहाँ पे तो चलो सत्ता में है ही नहीं, यहाँ पे तो सत्ता में है, यहाँ भी सत्ता में है, पर क्या बताया, सम्यक वेदनी सत्ता, अगर सम्यक मिथ्यात्व वेदनी सत्ता में है पर सम्यक वेदनी की उद्वलना हो चुकी है तो भी जीव थर्ड गुण स्थान में नहीं जा सकता। मतलब थर्ड गुण स्थान में जाने वाले जीव के पास सम्यक वेदनी की भी सत्ता होनी चाहिए, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की भी सत्ता होनी चाहिए। जब उसकी पूरा त्रिपुंज बनता है, त्रिपुंज अवेलेबल रहता है सत्ता में, तभी वो जीव क्या कहलाता है कि वो थर्ड गुण स्थान में जाने के कैपेबल है। इसीलिए ये हाँ, 28 की सत्ता वाला मतलब अनंतानुबंधी की सत्ता वाला जीव सम्यक वेदनी की कर सकता है क्या उद्वलना? सम्यक वेदनी की सत्ता, हाँ सर, वो ही जीव हाँ करेगा हाँ कंपलसरी। हाँ कंपलसरी फर्स्ट गुण स्थान वाले ही करता है ना उद्वलना, और हाँ उसमें तो हाँ फर्स्ट गुण स्थान में रहता है फोर सत्ता। ठीक हाँ है, तो हाँ बताया है कि जो थर्ड गुण स्थान वाला जो भी जीव होगा, थर्ड गुण स्थान वाले जीव के पास सम्यक मिथ्यात्व की तो सत्ता होनी पड़ेगी क्योंकि उदय में आना है।
पर उसके पास कंपलसरी है कि सम्यक वेदनी की सत्ता भी होगी, तभी वो थर्ड गुण स्थान में आने के कैपेबल है। तो इसीलिए थर्ड गुण स्थान में भी सम्यक वेदनी की सत्ता की नियमा बताई है। ठीक है, ठीक है। मोहिनी कर्म की 28 प्राकृतिक सत्ता वाला, और हाँ एक और बताया है कि थर्ड गुण स्थान में जा कौन कौन सकते हैं, कि थर्ड गुण स्थान में जाने वाले, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, थर्ड गुण स्थान की बात कर रहे हैं कि थर्ड गुण स्थान में हम चेक कर रहे हैं कि सम्यक वेदनी की सत्ता हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो थर्ड गुण स्थान में जाने वाले जो जीव होते हैं, एक तो वो मिथ्या दृष्टि वगैरह भी हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव है अगर वो, तो उसने 28 की सत्ता होना कंपलसरी है, मतलब 27 और 26 वाले नहीं हो सकते, ये हमने अभी देखा। 27 और 26 वाले हैं तो वो थर्ड गुण स्थान में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वो नीचे मतलब ऊपर के गुण स्थानों से नीचे गिर रहा है, 4 5 6 वगैरह से नीचे गिर रहा है अगर, तो 4 5 6 से अगर थर्ड गुण स्थान में वो जीव आया, तो उस जीव में 28 की सत्ता भी हो सकती है, लेकिन 24 वाला भी आ सकता है। समझ आया? हाँ के पास सम्यक वेदनी की सत्ता है, इसके पास भी सम्यक वेदनी की सत्ता है, इसके पास A4 की भी सत्ता है, इसके पास A4 की सत्ता नहीं है, विसंयोजक जीव है, तो भी क्या हुआ, विसंयोजक जीव भी थर्ड गुण स्थान में आ ही सकता है। इसलिए बस ये एक एडिशनल आपको बता रही हूँ कि आपको अगर अलग से क्वेश्चन पूछ ले तो मोहिनी कर्म की 28 और 24 दोनों की सत्ता वाला आ सकता है। दोनों की सत्ता वाला मतलब क्या, चाहे वो A4 की सत्ता से युक्त हो, क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि हो, या द्वितीयोपशम तो नहीं हो सकता, प्रथमोपशम हो सकता है, या फिर विसंयोजक और द्वितीयोपशम हो, कुछ भी हो सकता है। थर्ड में आने वाले के पास 28 24 दोनों की सत्ता वाला, उसके पास सम्यक वेदनी की सत्ता तो होगी ही होगी। ठीक है, तो थर्ड गुण स्थान को भी हमने नियमा में रखा। अब बात करते हैं फोर्थ गुण स्थान की। अब आप लोग बताना, फोर्थ गुण स्थान में कौन कौन से सम्यक्त्वी जीव हो सकते हैं? क्षयोपशमिक हो सकता है, हाँ शायिक हो सकता है, हाँ द्वितीयोपशम वाला हो सकता है, हाँ जी मोक्षम वाला हो सकता है, प्रथमोपशम जी सासाधन वाला हो सकता है। नहीं, सासा धन वाला भी होगा। सासाधन सम्यक्त्वी कैसे हो जाएगा फोर्थ में? ठीक है, तो ये चार ही प्रकार के सम्यक्त्वी जीव हो सकते हैं फोर्थ गुण स्थान में। ठीक है, अब बता रहे हैं कि चार प्रकार के जो सम्यक्त्वी जीव हैं, उनमें से हम किसकी बात करें, सम्यक वेदनी की सत्ता फोर्थ गुण स्थान में इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास है, इसके पास है। तो फोर्थ गुण स्थान में आने वाले जीवों में सम्यक वेदनी की सत्ता की है भी नहीं भी, मतलब क्या है, भजना है। क्लियर हुआ? हुआ। अब फिफ्थ गुण स्थान में, फिफ्थ में भी सेम होता है, फिफ्थ में भी क्षयोपशमिक भी होता है, द्वितीयोपशम प्रथमोपशम इनके सत्ता होती है, शायिक वाले की सत्ता नहीं होती, तो ये भी भजना है। सिक्स्थ गुण स्थान देख लेते हैं, सिक्स्थ गुण स्थान में भी यही बात है, सेवंथ गुण स्थान में भी यही बात है। ठीक है, तो सिक्स्थ और सेवंथ भी यहाँ लिख लेते हैं। अब बात करते हैं श्रेणी वाले की। श्रेणी वाले गुण स्थानों की। तो श्रेणी वाले गुण स्थानों में कौन कौन से होंगे, क्षयोपशमिक होगा क्या, नहीं नहीं होगा। शायिक होगा क्या, नहीं होगा। टाइट तो होगा शायिक लाइक सम्यक्त्वी जीव होगा। हो सकता है, द्वितीयोपशम हाँ सम्यक्त्वी जीव हो सकता है, हाँ प्रथमोपशम नहीं होगा। प्रथमोपशम वाला नहीं नहीं होगा। होगा। अब इस जीव के सत्ता नहीं होती, इस जीव में सत्ता होती है, तो 8th गुण स्थान भी भजना में आ गया। 9th गुण स्थान भी ऐसे ही है, 10th भी ऐसा है, 11th भी ऐसे ही है, बराबर। तो 8 9 10 11 मतलब 1 और 4 से लेकर 11, 9 10 11 सभी में सम्यक वेदनी की सत्ता की भजना है। ठीक है, अब अयोग्य कौन से होंगे गुण स्थान जिसमें सत्ता नहीं है, तो 1 12 से से 11 14। अगर यहाँ है तो 12 से 14 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मिथ्यात्व वेदनी की कर लेते हैं। मिथ्यात्व वेदनी, मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता, ठीक है, सत्ता योगी गुण स्थान। फर्स्ट तो कंपलसरी हो गई होगा, नियमा में भी डाल देते हैं उसको। अब पहले मुझे ये बताइए कि अगर द्वितीयोपशम, वापस से हम 1 से 11 से ही चेक कर लेते हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम तो 1 से 11 ही देखना है ना। तो 1 से 11 मतलब श्रेणी की बात करते हैं, पीछे से देखते हैं, 8 से 11 वाला उपशमक श्रेणी वाला है, उसमें मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। हो सकती है।
D3 नहीं की होता। सत्ता होना, सत्ता नहीं होना होता। लेकिन उदय नहीं होना, दैट इज हम्म, कॉल्ड उपशम। और हाँ, D3 की उपशम की अवस्था होती है द्वितीय उपशम सम्यक्त्वी जीव के। द्वितीय उपशम सम्यक्त्वी जीव उपशमक श्रेणी का आरोहण कर सकता है, 8 से 11 में जा सकता है। मतलब 8 से 11 में मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता हो सकती है, बाधा नहीं है ना। हाँ, D3 की मतलब D3 में ही हमारा मिथ्यात्व वेदनी भी इंक्लूडेड है। मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता है लेकिन उदय में नहीं आ रही, ऐसी अवस्था उपशम कहलाती है। उपशम की अवस्था होती है द्वितीय उपशम सम्यक्त्वी जीव में। द्वितीय उपशम सम्यक्त्वी जीव उपशमक श्रेणी का आरोहण कर सकता है, मतलब वो 8 से 11 गुण स्थानवर्ती जीव है जिसमें मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता है। बराबर। हाँ, तो हाँ सत्ता दीदी, है मतलब बराबर। 1 से 11 पूरे में हम सत्ता योगी गुण स्थान बता देंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं नियमा और भजना की। तो नियमा भजना में क्या बताया कि अगर वो 8 से 11 वाला द्वितीयोपशम वाला है तो उसमें सत्ता होगी, अगर वो शायिक वाला है तो सत्ता होगी क्या? नहीं, नहीं। शायिक वाले में सत्ता नहीं होगी, मतलब 8 से 11 में तो भजना है। यहाँ पे लिख देते हैं 8 से 11। ठीक है। अब बात करते हैं 1 से लेकर 7 तक की। तो पीछे से बात कर लेते हैं। 4, 5, 6, 7। इसमें 4 टाइप के जीव होते हैं, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, शायिक और शायोपशमिक। शायोपशमिक में सत्ता होती है, शायिक में नहीं होती, द्वितीयोपशम में होती है, प्रथमोपशम में होती है। मतलब 4 से 7 में भी भजना है। हाँ, 4 से 7 यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब 4 से 11 पूरे में भजना है। 4 से 11। अब बात करते हैं 1, 2, 3 की। एक में पहला तो गुण होती है, स्थान, पहला गुण स्थान मिथ्यात्व की सत्ता, होती होती है, नियमा, होती है, नियमा की भजना नियमा, नियम। होती तो है, नियमा नियम है। होती है। सेकंड गुण स्थान वाला कोई जीव है, सेकंड गुण स्थान वाला कौन आता है? औपशमिक आता है। ठीक है। औपशमिक की सत्ता होती है क्या मिथ्यात्व वेदनी की? होती है, होती है। कंपलसरी होती है, हम्म, कंपलसरी होती है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता नहीं है और जीव सेकंड गुण स्थान में आ जाए और सेकंड से फिर वो फर्स्ट में जाता है। ठीक है। तो इसमें भी क्या है? नियमा है। अब थर्ड गुण स्थान, थर्ड गुण स्थान में किसकी उदय रहता है, किसका उदय रहता है? सम्यक सब में मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व, तो तो जिसके मिथ्यात्व पास नहीं। सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता है उसके पास मिथ्यात्व वेदनी की तो सत्ता होगी। हाँ, तो 3 में हो गई। जिसके पास, एक मिनट, मैंने क्या बोला? जिसके पास सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता है उसके पास मिथ्यात्व की सत्ता कंपलसरी होगी, ये रॉन्ग हो गया। मैं आपको एक केस देती हूँ। शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति, मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता खत्म हो गई, सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता अभी है, सम्यक वेदनी की सत्ता अभी है। फिर ये 24 प्राकृतिक था, मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता खत्म होकर 23 प्राकृतिक बना। सम्यक वेदनी की जब तक सत्ता है 23 प्राकृतिक है, उसके बाद वो 22 प्राकृतिक बना। 22 प्राकृतिक के बाद सम्यक वेदनी की सत्ता खत्म होने के बाद 21 प्राकृतिक बनता है। तो सम्यक वेदनी की सत्ता है लेकिन मिथ्यात्व की सत्ता नहीं है, ऐसा भी तो पॉसिबल है। लेकिन हम्म, इस अवस्था में वो जीव थर्ड गुण स्थान को प्राप्त नहीं करता। समझ आया? थर्ड गुण स्थान में अगर कोई जीव आ रहा है उसके पास सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता है तभी वो थर्ड में आ रहा है। उस जीव के पास तो कंपलसरी मिथ्यात्व की सत्ता होगी ही होगी। लेकिन अगर ऐसा कोई पॉइंट आता है शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति में, जब सम्यक मिथ्यात्व की तो सत्ता है लेकिन मिथ्यात्व की सत्ता का क्षय कर जो, इसमें और इसमें कितना डिस्टेंस है, मतलब कितना काल का डिस्टेंस है? अंतर्मुहूर्त। मिथ्यात्व के क्षय होने के अंतर्मुहूर्त बाद सम्यक मिथ्यात्व क्षय हो जाता है ना, हम्म, और फिर इसके बाद फिर कृतकरण अवस्था आती है, और फिर कृतकरण के बाद भले ही जीव काल कर जाए। क्षयिक सम्यक की प्रोसेस रिकॉल हुई। मिथ्यात्व हाँ, वेदनी की सत्ता क्षय होने के बाद अंतर्मुहूर्त पश्चात सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता भी क्षय हो जाती है, और इस अंतर्मुहूर्त के बीच में जीव थर्ड गुण स्थान को प्राप्त नहीं करता। इसीलिए बोला है कि अगर इससे पहले का कोई भी केस हो जब वो थर्ड गुण स्थान को प्राप्त करे तब उसके पास मिथ्यात्व की भी सत्ता है, सम्यक मिथ्यात्व की भी सत्ता है। तो जो भी जीव सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाला होता है उसके पास कंपलसरी मिथ्यात्व की सत्ता होगी जब वो थर्ड में आएगा।
क्लियर हुआ? किसी के कोई डाउट हो तो पूछ लेना, आगे बढ़े। नहीं तो अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा है तो आप फिर से पूछ लेना, नहीं तो एक फिर बार वापस बताइए ये। मैडम एक एक ये क्वेश्चन पूछे नियम मैडम। मैडम आप लेक्चरर थे, लेक्चरर हो क्या? नहीं। मैं आप इतना कैसे जल्दी याद करते हो? ये चीज हमको टेक्निक सीखनी है आपसे, ये सब चीजें की। बस करते करते हो जाएगा, आप भी पढ़ाना शुरू कर दो। हाँ, डाउट्स क्या थे? एक बार वापस बताइए सम्यक मिथ्या दृष्टि की। हाँ, देखो हम क्या बोल रहे हैं, थर्ड गुणस्थान वाला जीव, एक पॉइंट क्लियर करना, फिर मैं आपको दूसरा केस बताऊं। थर्ड गुणस्थान वाला जो जीव है उसमें सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता कंपलसरी होगी। ठीक है? हाँ उस जीव में सम्यक वेदनी की भी सत्ता कंपलसरी बताई हमने अभी, नियमा बताया था, ये थर्ड गुणस्थान सम्यक वेदनी की हाँ सत्ता। मिथ्यात्व की सत्ता भी नियमा होती है, मतलब तीनों पुंज त्रिपुंज पूरा है तभी वो जीव थर्ड गुणस्थान में जाएगा। त्रिपुंज पूरा है तभी वो जीव फोर्थ एंड अबव में जाएगा। ठीक है? ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी त्रिपुंज पूरा रहता है, मतलब इनका बीच बीच में क्षय नहीं, या तो सत्ता क्रिएट होती है तो एक साथ होती है, और जब इनको थर्ड एंड अबव गुणस्थानों में जाना है तो एक साथ की सत्ता वाले में ही वो जाएंगे। और बाकी बात अलग की बात है कि उद्वलना जब करता है तो पहले सम्यक वेदनी हटती है, फिर सम्यक मिथ्यात्व वेदनी हटती है, और जब जीव शायिक सम्यक तो प्रोसेस प्राप्त करता है तो पहले मिथ्यात्व हटता है, फिर सम्यक मिथ्यात्व हटता है, और फिर सम्यक वेदनी हटता है। वो प्रोसेस अलग है, भले ही उनमें डिफरेंट डिफरेंट काल पे उनकी सत्ता हट रही हो, लेकिन जब भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ गुणस्थान, मतलब जब गुणस्थान चेंज करने होंगे तब पूरा सत्ता होना कंपलसरी है। ये जीव कौन से गुणस्थान वाला है? ये मिथ्या दृष्टि जीव अंतर्मुहूर्त बाद वो उद्वलना स्टार्ट करता है, उसके बाद फिर वो सम्यक वेदनी का उद्वलना कर देता है, फिर सम्यक मिथ्यात्व। कौन सा है? फर्स्ट गुणस्थान है, कंटिन्यूअस पूरे हाँ प्रोसेस में। ये कौन सा गुणस्थान है? फोर्थ से सेवंथ कुछ भी हो सकता है, शायिक सम्यक की प्राप्ति का गुणस्थान। शायिक सम्यक की प्राप्ति फोर्थ से सेवन कोई भी गुणस्थान वर्ती शायिक सम्यक दृष्टि जीव कर सकते हैं ना? गलत है क्या? 6 7 है क्या? नहीं, विधियोपशम में तो 6 7 है। फोर शायिक से 11 होता है ना, 4 से 11 होता है ना। शायिक सम्यक तो प्राप्ति की प्रोसेस, 4 श्रेणी में से शायिक करेगा। सम्यक की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रेणी में प्रोसेस नहीं करते शायिक सम्यक्त्व का। 4 से 7 ही है संभावना, जहां तक ध्यान आ रहा है। मिथ्यात्व वेदनी तो 4 से 7 में जो भी गुणस्थान हो, जो भी गुणस्थान हो वो मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता खत्म करेगा। अंतर्मुहूर्त बाद सम्यक वेदनी की सत्ता, सम्यक मिथ्यात्व की, और उसके अंतर्मुहूर्त बाद सम्यक वेदनी की सत्ता। तो इस प्रोसेस के बीच में वो थर्ड गुणस्थान प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसको तो शायिक सम्यक तो प्राप्त करना है ना। शायिक सम्यक प्राप्त करने के लिए वापस पीछे क्यों जाएगा? वो शायिक सम्यक तो फिर फॉरएवर वाला हो गया, फॉरएवर सम्यक तो मिलना है। एक बार आने के बाद जाता नहीं है। हाँ, एक बार आया तो जाता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि कोई जीव सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाला है पर उसके पास मिथ्यात्व की सत्ता नहीं है, लेकिन उस अवस्था में वो थर्ड गुण स्थान में नहीं जाएगा। अगर थर्ड में जा रहा है तो सम्यक वेदनी की सत्ता के साथ सम्यक वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी और मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता तीनों की होगी। ठीक है, ये नियम हो गया। इसमें नियमा हो गया ये। ठीक है, तो इसको नियमा में लिख देते गुणस्थान हैं। में तीनों की नियमा आएगी। हाँ, तीनों की सत्ता होनी चाहिए। सम्यक वेदनी की भी कंपलसरी है, मिथ्यात्व वेदनी भी कंपलसरी है, और जब सम्यक मिथ्यात्व की बात करेंगे तो उसमें भी तीसरा गुण स्थान में कंपलसरी आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली प्रकृति। इसमें और कुछ तो लेफ्ट नहीं है? हाँ ठीक है। हाँ, ये हमने बात कर ली 4 से 11 वाले। 4 से 11 वाले कौन कौन हो सकता है? अगर वो 4 से 7, 4 से 7 दो भाग में डिवाइड करा था 4 से 11 को, 4 से 7 में और 8 से 11 में। 4 से 7 में मोहनी कर्म की कितनी सत्ता वाला होता है? तो बताया 28 की सत्ता वाला भी हो सकता है, 24 वाला भी, मतलब विसंयोजक भी हो सकता है, और सारी सत्ता है वो भी हो सकता है। और 8 से 11 वाला क्या होगा? कंपलसरी, द्वितीयोपशम हो तो 24, शायिक हो तो 21।
ठीक है, ये आप लोग ऐसे लिख के रख लेना इसको कि कौन कौन सी सत्ता वाला है, तो इसमें चेक करने में इजी रहता है। 4 से 7 में या तो 28 की सत्ता वाला होगा, सारी 24 प्रकृतियां हैं, या फिर विसंयोजक जीव होगा 24 वाला। विसंयोजक भी हो सकता है, द्वितीय उपशम वाला भी हो सकता है, और शायिक भी हो सकता है। ये इसमें विसंयोजक का मतलब क्या होता है? विसंयोजक मतलब सत्ता से हटा दिया गया उसको, विसंयोजना नहीं, कहलाता है। 23, जैसे हम बोलते 22, हैं ना, 21 लिख सकते हैं ना, 4 से 11, 4 से 7 में। मैडम इसका ये है ना, दूसरा प्रकृतियों का सही हो जाने के पश्चात अन्य प्रकृति उदय में सहकार से पुनः बंद हो जाना विसर्जना कहलाता है। ये कहाँ से डेफिनेशन पड़ी है? हाँ, यही तो परिभाषा चलती थी पहले कि अस्थाई क्षय बोलते थे, अनंतानुबंधी की विसंयोजना ही हाँ, बोलते थे पहले। कि हाँ, पुनः बंद उसका पुनः वापस बंद हो जाता है, क्षय होने के बंद बाद हो वापस बंद सकता है। होता है। हाँ, ठीक ठीक हाँ ठीक ठीक। हाँ अभी क्या बोल रहे हैं कि सम्यक वेदनी ये चार 4 से 7 में अगर वो शायोपशमिक सम्यक्त्वी जीव है, इसको और खोल देते हैं। शायोपशमिक सम्यक्त्वी है तो उसके कितने की सत्ता होगी? 28 या फिर 24। अगर वो द्वितीयोपशम वाला है, कितनी होगी? 24। 24। अगर वो कौन सा है फिर? शायिक मोक्षम वाला है तो भी 28 24 हो सकती है। 24 नहीं हो सकती, 28 28 होती है। और शायिक वाला है तो 21 के 21 की सत्ता होती है। ठीक है। और 8 से 11 में भी जो प्रोसेस की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। क्या? 4 से 7 में प्रोसेस की बात नहीं करेंगे क्या? शायिक संयुक्त की प्रोसेस में है, तो जैसे 24 है, बाद में 23 भी हो, 23, 22 ऐसे नहीं हाँ, बोलेंगे हो क्या? हो सकती है 4 से 7। अगर शायिक सम्यक्त की प्राप्ति हो गई है तो 21। और उस समय पे जो प्रोसेस होती है वो शायोपशमिक सम्यक्त्वी जीव होता है, तो उसमें यहाँ पे लिखेंगे हाँ, कि शायोपशमिक हाँ, वाला 28 की सत्ता वाला भी हो सकता है, 24 की सत्ता वाला भी हो सकता है। उसके बाद मिथ्यात्व वेदनी का क्षय कर दे तो 23 की सत्ता वाला भी हो सकता है। सम्यक मिथ्यात्व का क्षय करे तो 22 की सत्ता वाला भी हो सकता है। और जब सम्यक वेदनी का क्षय कर देता है तो वो नो लॉन्गर शायोपशमिक, वो क्या हो जाता है? वो शायिक सम्यक हो जाता है, तो वो 21 की सत्ता में बात चली जाती है। ठीक है। और उसके बाद फिर अगर 4 से 11 की अपेक्षा बात करें तो शायिक सम्यक्त्वी जीव मतलब फिर वो 8 से 11 में आपको खोल नहीं रही मैं, क्योंकि फिर वो एक एक मोहनिक अंक की सत्ता विच्छेद होता जाता है, तो फिर वो प्रोसेस लंबी हो जाएगी। बस इतना समझ लेना कि इनमें इस प्रकार की सत्ता वाले होते हैं। 8 से 11 का ज्यादा डिटेल नहीं देखना, बस इतना देख लेना शायिक सम्यक्त्वी जीव है तो शायिक सम्यक्त्वी जीव के मिथ्यात्व की सत्ता नहीं है, मिथ्यात्व की सत्ता नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता नहीं है। हाँ, सम्यक, बस इतना समझ लेना, सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता नहीं है। ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके अयोग्य क्या क्या होंगे 12 से 14। ठीक, अब हम सम्यक मिथ्यात्व की बात कर लेते हैं। सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, प्लीज म्यूट कीजिए। सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी में सत्ता सत्ता कहाँ तक, जैसे हमने देखा कि इन दोनों की सत्ता ऊपर तक है, वैसे ही इसमें भी सत्ता ऊपर तक हो सकती है। D3 का अगर उपशम है, द्वितीय उपशम सम्यक्त्वी है, तो ऊपर तक सत्ता हो सकती है। अयोग्य क्या होंगे 12 से 14। अब इसमें नियमा किसमें है और भजना किसमें है वो देख लेते हैं। तो पहले तो बात करते हैं, जैसे सम्यक वेदनी की हमने बात करी वैसे सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट गुण स्थान में अगर उद्वलना की प्रोसेस में है तो उसकी सत्ता होगी। उद्वलना कर चुके हैं तो सत्ता नहीं होगी, तो ये भजना में आ गया। ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड गुण स्थान है। सेकंड गुण स्थान में आता है औपशमिक सम्यक्त्वी। औपशमिक में इसका उपशम होता है, मतलब सत्ता कंपलसरी होगी, तो ये नियमा में आ जाएगा। फिर बात करते हैं थर्ड गुण स्थान की। थर्ड गुण स्थान में तो उसका उदय होना है, उसकी सत्ता होना कंपलसरी है। फिर फोर्थ गुण स्थान, फोर्थ गुण स्थान में हमने सब प्रकार के जीव देख लिए, शायिक भी देख लिए, शायोपशमिक भी देखे, द्वितीयोपशम भी देखा, प्रथमोपशम भी देखा। सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता शायोपशमिक के पास होगी, शायिक के पास नहीं होगी, द्वितीयोपशम के पास होगी, प्रथमोपशम के पास होगी। तो क्या है? भजना है। तो 4 से लेकर 11 तक में भजना है, जैसे हमने सम्यक वेदनी का देखा। ये पहले गुणस्थान वाला वापस बताइए, पहले गुणस्थान वाला कैसे?
पहले वजन गुणस्थान, पहला जो गुणस्थान है, पहले गुणस्थान में वो जीव अगर एंटर किया ही है अभी, तो अंतर्मोट काल के बाद उद्वलना स्टार्ट करता है। तो इस समय पे भी उसकी 28 की सत्ता होती है, अंतर्मोट के दौरान भी 28 होती है, उद्वलना स्टार्ट कर देता है। जब तक पीएबी काल नहीं व्यतीत होता तब तक वो 28 की सत्ता वाला होता है। फिर वो सम्यक वेदनी की सत्ता हटाता है तो वो 27 की सत्ता वाला होता है। फिर सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता हटा देता है तो वो 26 वाला हो जाता है। बंद करके आना तो लेकिन सम्यक वेदनी की सत्ता तुरंत अगर कर दूंगा। यहाँ हटाई, प्लीज म्यूट हमारा क्लियर कीजिए। तुम्हें। अगर सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता जब तक हटाई नहीं है तब तक तो वो सत्ता वाला है, और जब हटा दी, उद्वलना कर दी पीएबी काल के बाद, उसकी सत्ता से रहित हो गया, मतलब सत्ता नहीं है, तो वो होना नहीं होना दोनों पॉसिबिलिटी होने से उसमें भजना हो गई, जैसे हमने सम्यक वेदनी का समझा था। थोड़ा खुल रहा है, दीदी समझ आ रहा है मतलब? ऐसे भी तो जीव होंगे जिनकी अभी तक के 26 की ही सत्ता है, उनके हिसाब से भी हाँ, घटना बोल ही सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। अभव सिद्धि के तो रहेगी हमेशा ही वही, उनकी तो कभी सत्ता हो ही नहीं सकती 28 की, जी दीदी। है ना? तो ये यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है कि मोहनी कर्म की 27 या 28 सत्ता वाला सादी मिथ्या दृष्टि जीव के सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता होती है, परंतु 26 की सत्ता वाला है तो सादी मिथ्या दृष्टि हो या अनादि मिथ्या दृष्टि, उसमें सत्ता नहीं होती। पहले गुणस्थान में उसकी सत्ता की भजना है। ठीक है, फिर 4 से 11 के लिए क्या बोला है कि औपशमिक सम्यक्त्वी जीव की अपेक्षा 4 से 11 में औपशमिक सम्यक्त्वी है तो उसके सम्यक मिथ्यात्व की होगी कंपलसरी। और अगर इस प्रकार मोहनी कर्म की 28, 24, 23 ये कैसे बना? शायिक सम्यक की प्रोसेस में। तो 28 वाला था पहले मिथ्या दृष्टि, मतलब औपशमिक सम्यक्त्वी भी हो सकता है, उसने A4 का विसंयोजना करी, उसके बाद फिर उसने सम्यक वेदनी की का भी नहीं, मिथ्यात्व वेदनी का भी क्षय कर दिया। अब अगला नंबर किसका आता है? सम्यक मिथ्यात्व का। तो अभी हम बोल रहे हैं कि जब तक उसकी सत्ता है, तो बता रहे हैं कि जब तक मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता है, क्षय करी है, तब तक उसके पास शायिक सम्यक्त्वी के पास 4 से 7 में इसकी सत्ता होगी, और शायिक सम्यक्त्वी जीवों की अपेक्षा इसकी सत्ता नहीं होगी। यहाँ पे आपको प्रकृति वापस खोली नहीं है। मोहनी कर्म की 22 प्रकृति, हाँ ठीक है खोल दी ना, 23 है, 23 के बाद 22 प्रकृति, 22 में क्या हुआ देखो ऐसे समझाती हूँ मैं इससे। ये है 28 की सत्ता वाला, उसने A4 की भी संयोजना करी, 24 वाला बना, मिथ्यात्व वेदनी का क्षय करा, 23 वाला बना, सम्यक मिथ्यात्व का क्षय करा, 22 वाला बना, और उसके बाद फिर वो सम्यक वेदनी का क्षय करके 21 वाला बना। तो उसके बाद फिर उसने शायिक सम्यक प्राप्त करी, यहाँ तक वो शायोपशमिक था। ठीक है, तो बता रहे कि अगर वो शायिक सम्यक की प्रोसेस में है तो शायोपशमिक जीव की अपेक्षा 28 की सत्ता वाले के पास भी सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता है, 24 वाले के पास भी सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता है, 23 वाले के पास भी सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता है, 22 वाले के पास सम्यक वेदनी की सत्ता, सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता नहीं बची, और 21 वाले के पास भी नहीं है, क्योंकि सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी दोनों की सत्ता नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए बताया कि शायोपशमिक में 28, 24, 23 तीनों की सत्ता वाले जो जीव हैं उनके पास सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता है, और जो 22 और 21 वाले, 21 वाले तो शायिक बन जाते हैं, 22 तक शायोपशमिक कहलाते हैं, तो जो 22 की सत्ता वाले शायोपशमिक हैं उनके पास सत्ता नहीं होगी। तो होना और नहीं होना दोनों केस है, तो इसलिए कहा है कि उसमें भजना है 4 से 7 गुण स्थानों की अपेक्षा। और फिर ऊपर के गुण स्थान की भी द्वितीय ऑप्शन की अपेक्षा बात कर लिए। ठीक है, इसी प्रकार मोहनी कर्म की 22 सत्ता वाला क्षयोपशमिक जीवों की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता नहीं है। 4 से 11 में सम्यक वेदनी की सत्ता भजना है। ठीक है, हो गया ये क्लियर? पहला और 4 से 11 इसमें भजना हो गई। अब बात करते हैं मध्यम 8 कषाय की। एक डाउट, सम्यक्त्व वेदनीय का तीसरे गुण स्थान में नियम कैसे लिया? नियम इसलिए लिया क्योंकि सम्यक वेदनी की सत्ता कहाँ कहाँ पर नहीं होती, पहले वो बताइए। मिथ्यात्व वेदनी के अंतर्मुठ मतलब अंतर्मुठ वगैरह भी क्यों, देखो बस इतना रहो, मिथ्यात्व में रहे, सम्यक को छोड़े जीव को पीएबी काल हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता, सम्यक वेदनी की सत्ता चली जाएगी, बराबर।
उसके पास सम्यक वेदनी की सत्ता जाती है, उसके पीएबी काल के पश्चात सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता भी जाती है, लेकिन जब उसके सम्यक वेदनी की सत्ता जा चुकी है, उस समय पे भले ही उसके पास सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता हो, पर वो उदय में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसके पास पूरा त्रिपुंज नहीं है, 2 पुंज है, सिर्फ मिथ्यात्व वेदनी है और सम्यक मिथ्यात्व है। उसका सम्यक वेदनी जा चुका है, सत्ता से क्षय हो चुका है उसका, तो इसलिए अच्छा, वो तो ऐसी सम्यक अवस्था में थर्ड गुण स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता है। थर्ड गुण स्थान को प्राप्त करने के लिए त्रिपुंज पूरा होना आवश्यक है, ओके, यानी सम्यक इसीलिए वेदनी की उसकी नियमा उज्ज्वलना बताइए। करने, हाँ, सम्यक वेदनी की उज्ज्वलना करने के बाद वो तीसरे गुण स्थान में नहीं जाएगा, है नहीं ना? जा बराबर। सकता। हाँ, ओके। हाँ। ओके। अगर तीसरे में जा रहा है तो कंपलसरी उसके पास सम्यक वेदनी की सत्ता होगी ही होगी। ओके, धन्यवाद। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्यम 8। अब हमने क्या देखा था हमारी प्रोसेस में, A4 की विसंयोजना वाली बात हमने कही थी। उसके बाद फिर जीव शायिक सम्यक की प्राप्ति करता है तो मिथ्यात्व वेदनी हटाता है, सम्यक मिथ्यात्व हटाता है और सम्यक वेदनी को हटाता है। उसके बाद फिर शायिक सम्यक के बाद आगे वो शपथ श्रेणी का आरोहण करके सबसे पहले 9th गुण स्थान में किसका खात्मा करेगा? हमने बात करी थी ना 8, मध्यम 8 का। मध्यम 8 के बाद में फिर बात आती है, अच्छा, मोहनी कर्म की अपेक्षा मैंने बताया था मध्यम 8 कषाय के बाद में नपुंसक वेद आता है और फिर स्त्री वेद, फिर पुरुष वेद वगैरह वगैरह आता है। इसी के बीच में 16 प्रकृति भी जाती हैं, उसकी भी बात हम करेंगे। 16 क्या है ये नाम मोहनी की नहीं है, 3 तो दर्शनावर्णी है और 13 नामकर्म की है। ठीक है, तो ऐसे क्रम से हम एक बार बात कर ले। तो अभी बात करते हैं मध्यम 8 कषाय की। मध्यम 8 कषाय, मध्यम 8 कषाय की सत्ता के साथ उपशम श्रेणी आरोहण कर सकते हैं। अब कौन कौन से में नियमा है, कौन से में भजना, ये देख लेते हैं। अयोग्य हो जाएंगे 12 से 14। अब नियमा, फर्स्ट गुण स्थान, सेकेंड गुण स्थान, थर्ड गुण स्थान, ऐसे करते करते अगर हम बात करें, जब तक उसका क्षय नहीं होता, कौन क्षय कब होता है? 9th गुण स्थान के एक पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, तो 9th गुण स्थान के पर्टिकुलर टाइम तक जब तक बात करते हैं, उससे पहले 1 से 8 तक तो कंपलसरी उसकी सत्ता होती ही है। ऐसा कभी बीच में हुआ नहीं कि उसकी सत्ता चली गई हो, उसकी सत्ता सीधे 9th गुण स्थान के टाइम पर जाती है। ठीक है, तो 1 से 8 में तो कंपलसरी रहता ही रहता है। और 9th गुण स्थान में उसका सत्ता क्षय से पूर्व, देखो एक बात ध्यान रखना, ये 9th गुण स्थान है, इसका सत्ता क्षय कब होता है वो मैं बता रही हूँ। ये 9th गुण स्थान है, उसका किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम कह रहे हैं कि इसका सत्ता विच्छेद हुआ है, सत्ता विच्छेद और सत्ता क्षय की का डिफरेंस बता रही हूं मैं। एक होता है सत्ता विच्छेद और एक होता है सत्ता क्षय। सत्ता विच्छेद और सत्ता क्षय। सत्ता विच्छेद का अर्थ होता है कि जिस समय पर, इस समय पर उसकी सत्ता है, अगले समय से उसकी सत्ता नहीं होगी, उस पॉइंट को बोलते हैं सत्ता विच्छेद। विच्छेद मतलब इस समय पर तो है, इसके अगले समय से नहीं होगी। और सत्ता क्षय का मतलब होता है कि ये पॉइंट होता है सत्ता क्षय का, मतलब जिसमें सत्ता नहीं है उसको बोलते हैं सत्ता क्षय। और उससे पूर्व तक क्या बताया यहाँ पर, 9वें गुण स्थान में सत्ता क्षय से पूर्व तक। तो सत्ता क्षय से पूर्व तक मतलब सत्ता क्षय इस पॉइंट पे हुआ, मतलब अब इसकी सत्ता नहीं है। हमको क्या बताना है, कहाँ तक उसकी सत्ता कंपलसरी है, तो वो इस पॉइंट तक है। या तो उसको सत्ता विच्छेद का पॉइंट बोलो या फिर सत्ता क्षय से पूर्व तक। मतलब क्या बताना चाह रहे, ये सत्ता क्षय है, उससे पूर्व तक में उसकी सत्ता कंपलसरी रहती है। जब तक उसका सत्ता क्षय नहीं होता तब तक उसकी कंपलसरी रहती है। नियमा बताइए। तो 9th में मैडम विच्छेद और क्षय का वापस बताना अर्थ क्या, मतलब दोनों का? सत्ता क्षय से पूर्व तक। सत्ता क्षय क्या बताया है, सत्ता क्षय मतलब इस पॉइंट पे अगर सत्ता क्षय हो रहा है, ये सत्ता क्षय है, उससे पहले मतलब इस पॉइंट पे नहीं होना चाहिए सत्ता, सत्ता क्षय हो गई है मतलब इस पॉइंट पे सत्ता नहीं है, उसके पहले से
हमेशा से क्या हो रहा है, नियमा उसका, सत्ता उसकी है। तो क्या बोलेंगे कि ये पॉइंट कहलाता है उसका सत्ता विच्छेद का पॉइंट। जैसे हमने बंध विच्छेद उदय विच्छेद पढ़ा, लास्ट समय जब उसका बंध हो रहा है, लास्ट समय जब तक उसका उदय है, ऐसे ही लास्ट समय जब तक उसकी सत्ता है, उसके अगले समय मतलब उसकी सत्ता नहीं है, इस पॉइंट को बोलते हैं सत्ताक्षय। सत्ताक्षय से पूर्व तक का जो काल होता है वहां तक उसकी, मतलब सत्ता के पहले का समय होगा ये। सत्ता क्षय से पूर्व का, हाँ, सत्ता के सत्ता पहले से नहीं, सत्ता को ही तो बता रहे हाँ हैं हम कि सत्ता कहाँ तक है, तो सत्ता क्षय हुई है उससे पहले तक उसकी हाँ सत्ता है। हाँ, वो सही पॉइंट सही है। कौन सा है वो मतलब उसमें शपथ श्रेणी में आप पढ़ोगे। बस मैंने इतना बताया है कि एक कुछ पॉइंट होता है, नवे गुण स्थान के बहुसंख्य भाग व्यतीत होने के बाद का एक पॉइंट होता है जब सबसे पहले मध्यम आठ कषाय का क्षय करते हैं जीव। ठीक है, तो ये मध्यम आठ कषाय कौन से हैं? अनंतानुबंधी चतुष्क की बात हमने कर ली, ये है अप्रत्याख्यान चतुष्क और प्रत्याख्यानावरण चतुष्क। क्योंकि संज्वलन का सारे चारों का एक साथ क्षय नहीं होता, पहले क्रोध फिर मान फिर माया फिर लोभ होता है, तो उसको अलग अलग पढ़ेंगे। मध्यम आठ को एक साथ क्षय कर देता है। अब ये यहां तक हमने क्या बोला कि यहां तक तो कंपलसरी उसकी सत्ता होगी, तो यहीं तक क्यों बोला? क्योंकि इस पॉइंट तक चाहे द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी जीव हो, सॉरी द्वितीयोपशम नहीं बोलना, उपशमक श्रेणी वाला जीव हो या फिर शपक श्रेणी वाला जीव हो, दोनों की अपेक्षा इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक दोनों की अपेक्षा सत्ता कंपलसरी होती है। फिर उसके आगे क्या होता है? तो उसके आगे सत्ता क्षय से पूर्व तक सत्ता की नियमा होती है, और उसके आगे सत्ता क्षय के समय से उपशमक श्रेणी वालों में तो सत्ता होती है, लेकिन शपक श्रेणी वाले उसका क्षय कर चुके होते हैं, उनमें सत्ता नहीं होती। सत्ता होना नहीं होना मतलब भजना है। तो भजना कब होती है उसकी? तो 9th गुण स्थान में सत्ता क्षय के समय से, सत्ता क्षय के समय से कहां तक? तो बताया है कहां तक होगी, इससे लेकर पूरा 9th के एंडिंग तक। उसके बाद 10वां गुण स्थान में जब जीव आता है, दसवें में तो स्वजनन लोभ ही रहता है ना। एक मिनट बोलो। सत्ता क्षय के समय से, ये पॉइंट है 9th गुण, ये 9th गुण स्थान का पॉइंट है। ये 9th गुण स्थान के इस पॉइंट पे अगर सत्ता का क्षय हुआ है, तो इस पॉइंट पे सत्ता क्षय हुआ मतलब इसके पहले तक तो उसकी सत्ता थी, और इस पॉइंट सत्ता क्षय के समय से लेकर 9th गुण स्थान एंडिंग तक उसके सत्ता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर उपशम श्रेणी वाला है तो उसकी सत्ता होगी, और शपक श्रेणी वाला है तो उसकी सत्ता नहीं होगी। उपशम श्रेणी वाला आगे कहाँ जाता है? 10th में जाता है। शपक श्रेणी वाला भी 10th में जाता है। अगर उपशम श्रेणी वाला 10th में जा रहा है तो सत्ता होगी, शपक श्रेणी वाला 10th में जा रहा है तो सत्ता नहीं होगी। तो 10वें गुण स्थान में भी भजना हो गई। उसके बाद फिर उपशमक श्रेणी वाला कहाँ जाता है? 11 में जाता है। 11 में जाएगा तो सत्ता होगी, 12 में शपक श्रेणी वाला 12 में जाता है तो सत्ता नहीं होगी। तो क्या बता रहे कि 10 में तो हमने राइट और रॉन्ग दोनों लगाया, 9th में भी हमने राइट और रॉन्ग दोनों लगाया, मतलब 9th और 10th में तो उसकी भजना है, लेकिन 11 में तो कंपलसरी उसकी नियमा ही है, क्योंकि 11 में शपक श्रेणी वाला जीव नहीं जाता, उपशमक श्रेणी वाला जाता है, जो कि उसको क्षय कर ही नहीं रहा है। इसीलिए इसमें नियमा में 11वां गुण स्थान भी हम लिखेंगे।
ठीक है, ये समझ आया? क्या बोला हमने, कब तक नियमा है? आ तो गया मैडम, बताया आ गया, है, समझ में आ गया। बताया है कि 1 से 8 तक तो कंपलसरी रहेगा, क्योंकि 1 से 8 तक में कोई भी उसका क्षय नहीं करता। ऐसे ही 9th में सत्ता क्षय से पूर्व तक द्वितीयोपशम मतलब औपशमिक सम्यक्त्वी वो उपशम श्रेणीवर्ती जीवो या शपक श्रेणीवर्ती जीवो, दोनों में उसकी सत्ता रहेगी। और फिर जैसे ही शपक श्रेणी वाला क्षय कर देता है तो उसकी सत्ता नहीं होती, उपशम श्रेणी वाला आगे बढ़ता है सत्ता के साथ, तो उसमें भजना हो जाती है। सत्ता क्षय के समय से लेकर 10th गुण स्थान तक, मतलब 9th के अंतिम समय तक और 10th गुण स्थान पूरा, वहां पे कंपल्शन नहीं है, शपक श्रेणी उपशमक श्रेणी दोनों रहती है इसलिए। और फिर 11 में सिर्फ उपशमक श्रेणी रहती है, तो आप कंपल्सरी उसकी सत्ता होगी क्योंकि शपक श्रेणी नहीं है। अवरोहण ये हो गया, क्लियर उसका हो गया? अवरोहण हो गया। हाँ, अवरोहण हो गया। अवरोहण नहीं हुआ 11 में, तो अवरोहण नहीं हुआ है, होगा बाद में। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है? दीदी हाँ। दीदी मेरे को एक डाउट है। ये जो हाँ। आपने बताया ना 1 से लेके 8th 9th तक सत्ता 6, ये हाँ, नियम से ही ऐसा होता है, इसमें इसकी ट्रिक नहीं समझ में आई, ये ऐसा क्यों बोले? क्योंकि शपक श्रेणीवर्ती जीव है ना, एक बार हाँ। म्यूट कीजिए ना। शपक श्रेणीवर्ती जो जीव है वो क्षय करते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है। तो क्षय करने की मैंने कल प्रोसेस बताई थी कि सबसे पहले क्षय करने के लिए शपक श्रेणी के लिए कंपलसरी होता है क्षयिक सम्यक्त्वी। तो सबसे पहले वो अनंतानुबंधी चतुष्क को हटाता है, क्षय करता है, उसके बाद मिथ्यात्व वेदनी का क्षय करता है, फिर सम्यक मिथ्यात्व का क्षय करता है, फिर सम्यक वेदनी का क्षय करता है, वो क्षयिक सम्यक्त्वी बन जाता है। फिर वो श्रेणी आरोहण करता है, श्रेणी आरोहण में 8वें गुण स्थान में किसी भी प्रकृति का क्षय नहीं करता। और उसके बाद जब वो 9th गुण स्थान में आता है तो एक पर्टिकुलर टाइम पर जाके वो सबसे पहले मध्यम 8 कषाय का क्षय करता है, और उसके बाद फिर वो जीव आगे बढ़ता है, थोड़े टाइम बाद नपुंसक वेद का क्षय करता है। मतलब क्षय करने की अगर हम बात करें तो पहले वो 16 प्रकृतियों का क्षय करता है। पहले मध्यम 8 का क्षय हो गया, 9th गुण स्थान में सबसे पहले मध्यम 8 का क्षय होता है, उसके संख्या स्थिति घात वगैरह जो रहता है शपक श्रेणी का प्रोसेस, उसके बाद में होता है 16 प्रकृति। 16 प्रकृति कौन सी है? 3 तो स्त्यानर्धी होती है और एक होती है नामकर्म की 13 प्रकृतियां। ऐसे करके 16 प्रकृतियों का क्षय करता है। उसके बाद वो नपुंसक वेद का क्षय करता है, फिर वो स्त्री वेद का क्षय करता है, फिर वो पुरुष वेद का क्षय करता है, फिर संजुलन, क्रोध, मान और माया का क्षय करता है। यहाँ तक वो 9th गुण स्थान है, उसके भी थोड़े टाइम बाद तक 9th गुण स्थान में रहता है। फिर वो 10th में आता है शपक श्रेणी वाला जीव, और 10th गुण स्थान के लास्ट समय में संज्वलन, लोभ का क्षय करता है। फिर वो 12th गुण स्थान में आता है, 12th गुण स्थान में वो द्विचरम समय में निद्रा द्विक का क्षय करता है, चरम समय में वो ज्ञानावर्णी 5, दर्शनावर्णी 4, अंतराय कर्म 5, इन मतलब अंतराय की 5 प्रकृति, इनका क्षय करता है। फिर वो 13 गुण स्थान में जाता है, फिर वो 14 गुण स्थान में जाता है। 14 में द्विचरम समय में 72 प्रकृतियां क्षय होती हैं, चरम समय में 13 प्रकृतियां क्षय होती हैं। ये प्रोसेस क्लियर हो गई? अभी इसलिए सबसे बात करी थी, फिर सम्यक वेदनी की बात करी, सॉरी वैसे तो हमने क्रम इधर उधर लिया है, पर पहले मिथ्यात्व वेदनी का क्षय करता है, फिर सम्यक मिथ्यात्व का क्षय करता है, फिर सम्यक वेदनी का क्षय करता है। फिर जैसे ही श्रेणी की बात आती है तो शपक श्रेणी में सबसे पहले मध्यम 8 कषाय का क्षय करता है, ठीक है। ये हुआ। अब इसके बाद अच्छा, यहाँ पे आपको खोल दिया है ना ये पॉइंट भी, जो ये सत्ताशय का पॉइंट है, सत्ताशय कब होता है, सत्ताशय से पूर्व तक का जो पॉइंट है वो भी इसमें खोल दिया गया है कि देखो 9th गुण स्थान के बहुसंख्य भाग व्यतीत हो, एक संख्यतम भाग शेष रहे, वहां तक उससे संख्य स्थिति घात आगे तक मध्यम 8 कषाय की सत्ता की नियमा है। उसके बाद शपथ श्रेणीवर्ती जीव एक साथ इनका क्षय कर देता है, ठीक है। ये 9th गुण स्थान है, इस 9th गुण स्थान के बहुसंख्य भाग व्यतीत हो और एक संख्यतम भाग शेष रहे, वहां तक प्लस उसके संख्य स्थिति घात आगे तक, इस पॉइंट तक मध्यम 8 कषाय की सत्ता रहती है। उसके इस समय पे वो सत्ता का क्षय करके अगले समय पे उसकी सत्ता क्षय हो चुकी होती है, मतलब अब उसकी सत्ता नहीं होती, यहाँ इस पॉइंट पे उसकी लास्ट सत्ता है। तो बोला इस बहुसंख्य भाग व्यतीत हो और उसके संख्या स्थिति घात आगे तक सत्ता रहती है। किसकी रहती है? औपशमिक मतलब उपशम श्रेणी वालों की भी, शपक श्रेणी वालों की भी।
और उसके बाद फिर शपथ श्रेणी वालों की नहीं रहती तो उसमें भजना बताइए। ठीक है, ये हो गया। और फिर 11वें गुण स्थान की बात कर ली। सत्ता क्षय के समय से लेकर 10वें गुण स्थान तक 8 की सत्ता नहीं होती। ठीक है, अब हम 16 प्रकृति की बात कर लेते हैं। 16 प्रकृति कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। 16 प्रकृति में 3 तो स्त्यानर्धित ऋक है और 13 नामकरण की प्रकृति है। ठीक है, तो सबसे बैड प्रकृति जो है, बैड मतलब बैड बैड वाली जो प्रकृतियां हैं उनको सबसे पहले क्षय करता है। अब अभी तक हमने किसकी बात करी? सिर्फ मोहिनी कर्म के क्षय की बात करी। अब दूसरे 7 कर्मों में से, आयु कर्म की तो एक बार बात हटा दो, शेष 6 कर्मों में से अब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रकृति के क्षय की। अभी तक किसी भी उत्तर प्रकृति का क्षय नहीं हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले दर्शनावर्णी की 3 प्रकृति स्त्यानर्धी, प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यानर्धी, इनका क्षय हो जाता है। उसी समय पे उसी के साथ में नामकर्म की 13 प्रकृतियों का क्षय होता है। तो कौन कौन सी हैं? नरक द्विक, तिर्यंच द्विक, जाति चतुष्क, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण। ठीक है, ध्यान से देखना। नरक द्विक, तिर्यंच द्विक, जाति चतुष्क, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, इन 16 प्रकृतियों का, इनकी ट्रिक तो अभी है नहीं, अगर कोई ट्रिक रहेगी तो मैं ध्यान में आती है तो बताती हूँ। नरक द्विक, तिर्यंच द्विक, जाति चतुष्क, फिर आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, ये 3 हो गए। ठीक है, नरक द्विक तिर्यंच द्विक मतलब नरक गति नरक अनुपूर्वी, तिर्यंच गति तिर्यंच अनुपूर्वी, एकेंद्रीय, द्विंद्रीय, त्रिंद्रीय, चतुरिंद्रीय, और आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, ये जनरली नरक और तिर्यंच प्रायोग्य हैं। ऐसी प्रकृति जो देव प्रायोग्य या मनुष्य प्रायोग्य नहीं है, तो ये प्रकृतियों को एक साथ में सबसे पहले क्षय करता है। तो इनका क्षय कब करता है? तो 9वें गुण स्थान, इनकी सत्ता, अब इनकी भी पूरे 1 से 11 तक रहती है, वैसे ही समझना। और जब तक इनका सत्ता क्षय नहीं होता, सत्ता क्षय के पूर्व तक इनकी कंपल्शन रहेगा, नियमा होगी। और सत्ता क्षय के समय से लेकर 9वें के अंतिम समय 10वें तक शपथ श्रेणी वालों के इसकी सत्ता नहीं होती, उपशमक वालों के इसकी सत्ता होती है, इसीलिए इसको हमने भजना में डाला है। अब ये क्या पॉइंट है इसकी सत्ता क्षय के पूर्व तक वाला पॉइंट? तो वो बताया है कि पहले गुण स्थान से 8वें, ये हो गया। 8वें की सत्ता, जैसे ही हमने इसकी सत्ता क्षय करी, इसकी सत्ता क्षय के समय से, मतलब इसकी सत्ता का क्षय हुआ, उसके बाद सत्ता क्षय के समय से लेकर संख्यीय स्थिति घात आगे तक, सत्ता क्षय होने के पश्चात संख्यीय स्थिति घात तक स्त्यानर्धित ऋक और नामकरण की ये जो 13 प्रकृतियां हैं, इनकी ये 16 प्रकृति की सत्ता नियमा रहती है, कंपलसरी रहती है। और फिर उस पॉइंट पे वो जीव क्या करता है? सत्ता का क्षय करता है, और उसके आगे शपथ श्रेणी वालों के नहीं होती, उपशमक श्रेणी वालों के होती है। शपथ श्रेणी सत्ता का क्षय एक साथ क्षय हो जाता है। ठीक है, एक बार नरक द्विक की सत्ता की हम बाद में बात करेंगे। 1 से 8 तक कंपलसरी इनकी सत्ता होती है। कब तक होती है 1 से 8 तक? मतलब 1 से कहाँ तक होती है? जब तक उनका सत्ता क्षय नहीं हो जाता, सत्ता क्षय से पूर्व तक उसकी सत्ता कंपलसरी रहती है। 11वें गुण स्थान में उपशमक श्रेणी वाला जीव होता है, उसके पास सत्ता कंपलसरी होगी, शपथ श्रेणी वालों की नहीं होती। इसीलिए शपथ श्रेणी में हमने 9वें का सत्ता क्षय के समय से अंतिम समय तक पूरा 9वां ले लिया और 10वां ले लिया, और उसके बाद फिर जीव 12 में चला जाता है, तो 12 तो वैसे भी अयोग्य में आ जाते हैं क्योंकि सत्ता योग्य 1 से 11 है। ठीक है, ये हुआ। हाँ, अब एक बार हम नरक द्विक की बात कर लेते हैं। इन 13 प्रकृतियों में जो तिर्यंच द्विक है, तिर्यंच द्विक है, फिर उसके बाद आतप है, उद्योत है, आतप है, उद्योत है, सूक्ष्म साधारण है, सूक्ष्म है, और स्थावर है, सूक्ष्म और साधारण है। ठीक है, ये प्रकृतियां तो क्या है? कंपलसरी, मतलब जैसे जैसा हमने बताया कि 1 से 8 तक और 9वें के सत्ता क्षय से पूर्व तक कंपलसरी रहती हैं, लेकिन इसके अलावा जो 2 प्रकृति है नरक द्विक, नरक द्विक। अच्छा, अभी ये जो मैंने प्रकृतियां लिखी थी, इन प्रकृतियों में से किसी प्रकृति की उद्वलना होती है क्या? नरक द्विक की होती है। नहीं, मैंने अभी जो लिखी थी तिर्यंच द्विक, जाति चतुष्क, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण,
इन प्रकृतियों में से किसी की उद्वलना होती है क्या? इसको मत नहीं देखना होती है, अभी। नहीं इन होती है। प्रकृतियों में से किसी की भी उद्वलना नहीं होती। नरकद्वीप की उद्वलना नहीं। होती है ना? हाँ होती है, कौन से गुण स्थान में होती है नरकद्वीप की उद्वलना? पहले गुण स्थान में। पक्का? हम्म, कौन जीव करता है पहले ये बताओ। नरकद्वीप की उद्वलना कौन से जीव करते हैं? एक केंद्रीय जीव। एकेंद्रीय जीव। कर्म सिद्धांत के अकॉर्डिंग तो एकेंद्रीय जीव सेकंड गुण स्थान में भी होते हैं। लेकिन मिथ्यात्व के कारण वो करते हैं। मिथ्यात्व के कारण नहीं करते, वो भव स्वभाव से करते हैं। तो आहारक चित्त करते हैं, मिथ्यात्व के कारण आहारक चित्त। मिथ्यात्व के कारण आहारक चतुष्क का उद्वलना करते हैं। भव स्वभाव से नरकद्वीप की उद्वलना करते हैं एकेंद्रीय जीव। ठीक है, बराबर। तो फिर वो सेकंड गुण स्थान में क्यों नहीं करते? सेकंड में तो आप एकेंद्रीय जीव रहते हैं। तो उसमें तो कालिक बहुत कम है सेकंड गुण स्थान का, तो उसमें होगी नहीं उद्वलना। ऐसी कोई बात नहीं है। उद्वलना अंतर किससे? मुहूर्त के बाद उधळना देखो, स्टार्ट हाँ होती है। हाँ, देखो क्या बात है। जो नरकद्वीप है ना, नरकद्वीप की उद्वलना स्टार्ट करने का पॉइंट क्या बोला था हमने? वापस टर्न करो। भव स्वभाव से तो है, लेकिन वो जब पर्याप्त होता है उसके अंतर्मुहूर्त पश्चात, कहाँ पर लिखा हुआ है? इसमें कहाँ लिखा है अंतर्मुहूर्त? अच्छा, इसमें लिखा हुआ नहीं है क्या? था बेटा, उसमें पढ़ाया था केंद्रीय वाले जीव में, पहले बताया था आपने कल। हाँ, मतलब इसमें शायद लिखा हुआ नहीं है ना। पर एकेंद्रीय जीव में जब वो एकेंद्रीय में जाता है उसके अंतर्मुहूर्त पश्चात वो देवद्वीप की उद्वलना करता है, फिर वो नरकद्वीप और वैक्री चतुष्क की उद्वलना करता है, 6 प्रकृतियों की। तो जब वो पर्याप्त होने के अंतर्मुहूर्त बाद तक में उद्वलना स्टार्ट करता है, पहले तो स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के बाद उसको पीएबी काल लगता है, तब जाके उसकी उद्वलना होती है। तो मतलब उद्वलना उसकी प्रोसेस हो रही है फर्स्ट गुण स्थान में। क्यों? क्योंकि जब सासदन सम्यक्त्व रहता है, सासदन सम्यक्त्व कहाँ तक रहता है? शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त होने के पहले ही सासदन सम्यक्त्व से मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं। ध्यान में आया? हमने जब उदय की बात करी थी तो उदय में हमने गुण स्थान में एकेंद्रीय का उदय नहीं माना था ना, एकेंद्रीय जाति नाम कर्म का उदय योग्य प्रकृति है ना ये। इसमें फर्स्ट गुण स्थान तक ही हमने क्या बोला था? एकेंद्रीय का उदय फर्स्ट तक ही होता है। सेकंड में सेकेंडरी का उदय तो है ना, सेकंड में एकेंद्रीय का, आतप सॉरी नहीं सॉरी, है, एकेंद्रीय का उदय है, आतप का नहीं आतप है। का नहीं है। आतप पर्याप्त होने के बाद रहता है, इसलिए। हाँ, ऐसे ही शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त होने के पहले पहले ही जीव का सेकंड गुण स्थान चला जाता है और तब तक उसकी नरकद्वीप की उद्वलना होती ही नहीं है। तो नरकद्वीप की उद्वलना कब स्टार्ट करता है या फिर पूर्ण कब करता है? स्टार्ट भी फर्स्ट में ही करेगा और पूर्ण करते भी वो फर्स्ट गुण स्थान में ही रहेगा, क्योंकि सेकंड तो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे था। तो नरकद्वीप की उद्वलना फर्स्ट गुण स्थान में होती है। अब नरकद्वीप की अगर एकेंद्रीय जीवों ने पलका संकेतम भाग काल फर्स्ट गुण स्थान में रह के नरकद्वीप की उद्वलना कर दी, तो फर्स्ट गुण स्थान में इस प्रकृति की सत्ता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसलिए फर्स्ट गुण स्थान में नरकद्वीप की सत्ता अगर हम बोलेंगे तो फर्स्ट गुण स्थान में नियमा नहीं है। दूसरे से लेकर 9वें के सत्ताशय से पूर्व तक और 11वें में नरकद्वीप की जब नियमा पूछेंगे तो सेकंड से लेकर 8वें 9वें 10 9वें और फिर 11वें तक बोलना। और जब बोलेंगे भजना है तो भजना दूसरी प्रकृतियों की तो भजना 9वें से सत्ताशय के समय से लेकर 10वें तक है। लेकिन नरकद्वीप में भजना बोलना फर्स्ट गुण स्थान, फिर 9वें गुण स्थान के सत्ताशय अंतिम समय से लेकर 10वें तक। क्लियर हुई बात? अगर हम नरकद्वीप की बात करेंगे तो नरकद्वीप की, अच्छा इसको मैं 13 प्रकृति को अलग 16 प्रकृति में से 14 प्रकृति की अलग बात कर देते हैं और नरकद्वीप की अलग बात कर देते हैं, ऐसा डिवाइड करके बताती हूँ। तो 14 प्रकृति सत्ता योगी गुण स्थान 1 से 11, 1 से 11, ठीक है। इसमें क्या बोला? 14 नहीं, 14 में तो 3 वो निकल जाएगी ना, 16 में वो 3 निकल जाएगी ना। 16 एक साथ हो गई ना, 16 प्रकृतियां सारी।
नहीं, अच्छा आप नामकरण का अलग से नहीं लिया क्या? नहीं नहीं, नामकरण का अलग से नहीं ले रही मैं, सारी प्रकृति का अच्छा एक साथ अच्छा, बता रही हूँ। ठीक है, है ना, हाँ 16 तब ठीक है। प्रकृति का 7 में क्षय होता है, तो हाँ 16 हाँ तब प्रकृति ठीक में से 14 जो प्रकृति है उनका 1 से 11 तक रहेगा सत्ता योगी गुण स्थान, और जो पहले से लेकर 90 में, मतलब 8 तक तो पूरा, और 90 में उनका जो सत्ता क्षय से पूर्व तक, सत्ता क्षय इस पॉइंट पे हो रहा है तो उससे पूर्व तक का जो काल है, प्लीज म्यूट कीजिए ना, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। सत्ता क्षय का जो काल है, सत्ता क्षय से पूर्व तक का जो काल है, वहां तक सत्ता कंपलसरी रहेगी, और उसके आगे शपक श्रेणी वालों की नहीं रहेगी, उपशमक श्रेणी वालों की रहेगी। तो वो काल हम पूरा इसमें भजना में बता रहे हैं, ठीक है, 9th से लेकर 10th तक, क्योंकि शपक श्रेणी वाले 10th तक रहेंगे, और 11th गुण स्थान में इसकी कंपलसरी रहेगी, क्योंकि उपशमक श्रेणी वाला जीव है तो उसमें तो सत्ता क्षय हुआ ही नहीं है। अब फिर बात करते हैं नरक द्विक की, तो नरक द्विक में पहले गुण स्थान में भजना होती है, अगर उद्वलना नहीं करी तो सत्ता है, उद्वलना कर दी तो सत्ता नहीं है, ठीक है। फिर दूसरे से लेकर 8वें गुण स्थान तक और 90 के सत्ता क्षय से पूर्व वाले समय तक उसकी नरक द्विक की क्या रहेगी, नियमा रहेगी। फिर शपक श्रेणी वाला जीव, उपशमक श्रेणी वाले की भी कंपलसरी 11वें गुण स्थान में रहेगी। शपक श्रेणी वाला जीव 9th से लेकर आगे 10th तक, 9th का जो सत्ता क्षय का फर्स्ट समय से लेकर 9th के अंतिम समय प्लस 10th गुण स्थान पूरा, वहां तक का जो काल है वहां उनकी सत्ता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर वो उपशमक श्रेणी वाले हैं तो सत्ता होगी, अगर शपक श्रेणी वाले हैं तो सत्ता नहीं होगी। फर्स्ट गुण स्थान में क्यों भजना लिया, क्योंकि अगर उद्वलना नहीं करी तो सत्ता होगी, उद्वलना कर दी तो सत्ता नहीं होगी। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई जी है? हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे 1 से 8 9 का और 11 पूरा लेना, यहाँ पे 2 से 8 9 11 लेना, और यहाँ 9 से 10 रहेगा पूरा भजना में, यहाँ पे 1 भी रहेगा, 9 से 10 भी रहेगा, ठीक है। तो आज ये 16 प्रकृति तक हमने देखा है। अब इसके बाद फिर नंबर आता है नपुंसक वेद, स्त्री वेद, फिर पुरुष वेद, ऐसे क्रम से हम प्रकृतियों को देखते जाएंगे। और जब हम ये देख लेंगे ना, जब ये पूरा देख लेंगे ना, ये पूरा नौकशाय का एक 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 आएगा, पहले 90 गुण स्थान के पूर्व समय ये रहेगा, उपशमक श्रेणी, शपक श्रेणी, उसके बाद नपुंसक वेद, फिर स्त्री वेद, फिर हास्य षटक होता है, फिर पुरुष वेद का क्षय होता है, उसके बाद फिर क्रोध का क्षय होता है, फिर मान का क्षय होता है, फिर माया का क्षय होता है, और फिर लोभ का क्षय होता है 10th गुण स्थान, फिर निद्रा द्विक का क्षय होता है 12वें के द्विचरम समय, और फिर ज्ञानावर्णी आदि ये जो 14 प्रकृति है इनका 12 के लास्ट समय। उसके बाद फिर ये अलग अलग से फिर प्रकृतियों को हम देखेंगे जो उद्वलना वाली प्रकृति है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, आप लोग कोशिश कि जितना पॉइंट्स को पढ़ के रख लेना, वैसे हमने लगभग सब कुछ कवर कर लिया है, आप उसको स्टेटमेंट में पढ़ोगे तो थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा कि क्या समझाया था, और उसके अलावा अगर कुछ छूट जाए पढ़ने में, मेरे पढ़ाने में, तो फिर आप लोग मेरे को इन्फॉर्म कर देना, तो हम क्लास में उसको वापस देख लेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, किसी के कोई डाउट्स है क्या? ठीक है, आओ आचार्य भगवान, आओ माध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्पृह बने, अनासक्त बने, यत्नशील बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र। मैडम पुराना पेपर भेजना ना, पुराना पेपर कोई। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ उनसे लेके भेजने के बाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। जय